हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की तरफ से जो आप सभी के लिए सुपर टेट का नया बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों के लिए निरंतर कक्षाएं लग रही हैं आपकी। तो आज उसमें बारी है साइंस पढ़ने की। तो साइंस में हम लोग जो आपका सेकंड चैप्टर है मोशन, वह पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने गति की समीकरण जो भी हैं, 4 समीकरण, वो आपने साधारण त्वरण के पद में भी और गुरुत्वीय त्वरण के पदों में भी पढ़ लिए हैं। उससे रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते थे वो आपको कराए जा चुके हैं। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप वो देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो उसी में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका न्यूटन्स लॉ। मोशन चैप्टर में ही अगला टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ, यानी कि जो न्यूटन के गति के जो नियम हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, न्यूटन के गति के नियम। तो सर आइजैक न्यूटन जो थे, इन्होंने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया, ठीक है, जिसमें इन्होंने गति के संबंधी अपने विचारों के 3 नियमों के रूप में बताया था, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में जो गति के नियम बताए थे, ठीक है, वो 3 बताए थे, जिन्हें हम न्यूटन के गति विषयक नियमों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला नियम था उनका जड़त्व का नियम, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए, इसमें उन्होंने क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यानी कोई वस्तु है जैसे आपकी, ठीक है, और यदि वह विरामावस्था में है, रुकी हुई है, यानी तो वह रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, ठीक है। जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वह रुकी रहेगी। और यदि कोई वस्तु चल रही है लगातार, ठीक है, और जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक वह वस्तु रुकेगी नहीं, यानी तब तक वह चलती रहेगी। यानी यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है, तो जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वह क्या वस्तु रुकेगी, मतलब विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गति में है तो गति में ही रहेगी, ठीक है। यह इनका क्या था, गति का प्रथम नियम था, जिसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए, एक नोट है कि जड़त्व जो होता है वो होता क्या है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है, ठीक है। अतः परिवर्तन का प्रतिरोध जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए कि जड़त्व के जो नियम है उसका दैनिक जीवन में प्रेक्षण, यानी कि जो उसका दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोग की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा यहाँ से पूछ लिया जाता है प्रश्न, ठीक है। देखिए, पहला है, चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है, ठीक है। यदि आप चलती हुई ट्रेन से या फिर बस से उतरते हैं तो आपको उसी दिशा में, यानी कि जिस दिशा में बस या ट्रेन चल रही है उसी दिशा में दौड़ते हुए उतरना पड़ता है, ठीक है। इसके पीछे जो कारण है वह है आपका जड़त्व का नियम, ठीक है। ये सीधा सीधा इस तरह से पूछा जा सकता है किस नियम पर आधारित है। तो न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है, ठीक है, गति का प्रथम नियम भी जो है उसी पर ये आधारित है। देखिए, दूसरा है एग्जाम्पल कि चलती गाड़ी से अचानक ब्रेक लगने पर बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है, और स्थिर गाड़ी के एकाएक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झटका लगता है। आप सभी लोग ट्रेन में या बस में बैठे होंगे, तो जैसे ही एकदम से बस या ट्रेन चलती है तो एकदम से हम पीछे की ओर हट जाते हैं, ठीक है, या फिर ब्रेक लगते हैं अचानक से तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। तो यह भी क्या है, जड़त्व के नियम के कारण ही होता है, ठीक है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है अभी पिछली परीक्षाओं में ही, चाहे वह आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा रही हो या फिर आपकी जो पेट की एग्जाम हुई थी उसमें भी यह प्रश्न आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला इसका एग्जाम्पल है कि तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा की विपरीत दिशा की ओर झुक जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि यदि गाड़ी राइट साइड में मुड़ रही है तो हम लेफ्ट साइड को झुक जाते हैं, और यदि लेफ्ट में मुड़ रही होती है गाड़ी तो हम राइट साइड को झुक जाते हैं, ठीक है। पेड़ों की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर गिर जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी जो है आपका जड़त्व का नियम कार्य करता है, ठीक है।
किस तरह से कार्य करता है, क्योंकि जड़त्व का नियम जो है वो क्या कहता है, कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है, यानी फल अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में बने रहेंगे जब तक उन पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, यानी जब तक उन पर हिलाया नहीं जाएगा या उन्हें पे तेजी से हवा नहीं लगेगी तब तक वो क्या है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, एक क्या आता है, संवेग। तो संवेग होता क्या है, संवेग जो है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आपका संवेग कहलाता है। ठीक है, इसे हम P से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं, वेग को हम v से डिनोट करते हैं। तो आपका जो फार्मूला बनता है वो बनता है P बराबर mv। ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो मात्रक है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, किलोग्राम आपका द्रव्यमान का है और मीटर प्रति सेकंड जो है वो आपका वेग का मात्रक होता है। ठीक, अब देखते हैं गति का द्वितीय नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में कार्य हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है यह नियम कि संवेग परिवर्तन की जो दर है, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा संवेग क्या होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग आपका संवेग होता है। अब देखिए संवेग परिवर्तन की जो दर है वह क्या होती है, जो आरोपित असंतुलित बल है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होता है, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिस पर प्रारंभिक वेग u सीधी रेखा में चल रहा है और t समय के पश्चात f बल लगाने पर उस पर वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था u होता है। ठीक है, अंतिम वेग आपका v होता है, आपको पिछली वीडियो में बताया गया है, जब गति के आपके समीकरण पढ़ाए गए थे उसमें आप सभी को ये चीज़ें क्लियर कर दी गई थी। वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर m दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका संवेग होता है वो क्या होता है, p बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो वेग यहाँ प्रारंभिक आपका u है। ठीक है, अगर ये p1 मान लिया जाए तो p2 कितना हो जाएगा, अंतिम वेग, यानी m तो वही रहेगा तो यहाँ v हो जाएगा। ठीक है, तो p1 आपका mu हो गया, p2 आपका mv हो गया। ठीक है, और संवेग परिवर्तन यानी कि अंतिम में से जो प्रारंभिक है उसको घटा देंगे तो यह परिवर्तन पता चल जाएगा कितना उसमें अंतर आया। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन क्या हो गया, p बराबर p2 माइनस p1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में v माइनस u। ठीक है, अब गति का जो द्वितीय नियम है वह क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन की दर, यानी दर का मतलब होता है उसे समय से भाग कर देना। ठीक है, किसी भी चीज की अगर दर कहा जा रहा है तो उसका अर्थ है कि उसे समय से भाग करना है। ठीक है, यह क्या होती है, आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T। तो यहाँ पे हमने भी P निकाला है, m v माइनस u अपॉन T। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू v माइनस यू अपॉन टी, और जो v माइनस यू अपॉन टी होता है यानी वेग परिवर्तन की दर, यह आपकी क्या होती है, त्वरण कहलाता है। आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। ठीक है, जिसकी सीन नहीं देखी है तो वो वीडियो देख ले। ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन टी आपका त्वरण कहलाता है। तो यहाँ से आपका जो सूत्र है वो निकलता है कि f जो है क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के। ठीक है, देखिए तो इसे हम अगर हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, तो F बराबर के एम ए। जो के है वो आपका क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है, और द्रव्यमान बल तथा त्वरण का ऐसा ही मात्रक लिए जाने पर जो के है वो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो वहाँ से आपका जो सूत्र निकलता है वह बल का निकलता है F बराबर एम ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, अब बात करते हैं गति के द्वितीय नियम के जो अनुप्रयोग हैं उन पर। दैनिक जीवन में इनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं ये देखिए। क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के बेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद को पकड़ता है। ठीक है, इसके पीछे जो है वह क्या है, गति का द्वितीय नियम है, यानी संवेग परिवर्तन का नियम है। ठीक है, अगर पीछे को हाथ करके पकड़ेगा तो क्या होगा, चोट कम लगेगी। ठीक है, और यदि पीछे को हाथ करके नहीं पकड़ता है तो उस पर चोट ज़्यादा लग जाती है। वह क्या होता है, वह आवेग के कारण होता है। ठीक है, आवेग जो होता है वह क्या होता है, कोई भी बल जो है बहुत मतलब पावरफुल जो बल है बहुत कम समय के लिए जब लगता है तो उसे हम आवेग कहते हैं। ठीक है, और संवेग क्या होता है अभी आपको बता गया था ऊपर। ठीक है, तो जब भी कोई क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को बेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद को पकड़ता है। ठीक है, ये क्या है,
गति के द्वितीय नियम का अनुप्रयोग है। दूसरा देखिए, गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या सॉकर एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। ठीक है। हल यदि हल्की और भारी दो गेंदें एक समान वेग से गतिशील करती हैं तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। ये किस नियम के आधार पर है? गति के द्वितीय नियम पर। ठीक है, यानी कि संवेग परिवर्तन के नियम पर यह आधारित है। गति का तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से इसे जाना जाता है। तो गति का तृतीय नियम कहता है कि एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह आपको ध्यान रखना है, किसी भी क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में क्रिया होती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही क्या है आपका गति का तृतीय नियम है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, और आपको एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि यह एक युग्म होता है, ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है, ना कि एक ही वस्तु पर। ठीक है, यदि आप किसी भी चीज़ पर कोई भी अगर आप बल लगा रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर, तो उसके विपरीत क्या होगी? एक प्रतिक्रिया होगी। देखिए इसके अनुप्रयोग, जैसे बंदूक से जब कोई गोली छोड़ी जाती है तो हमारे हाथ को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, जिसके कारण जितने बल से गोली जा रही होती है उतनी ही प्रतिक्रिया में बंदूक जो है वो पीछे की ओर हटती है। ठीक है, यह क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास से होती है। ठीक है, यह भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू को जल के पीछे की ओर धकेलना होता है, यानी कि जल जितनी क्रिया कर रहा है, यानी कि जितना वेग लगा रहा है, उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया हमें चप्पू के द्वारा करनी होती है, जिसके कारण नाव आगे बढ़ पाती है। ठीक है, देखिए हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया की जाती है हमारे बल के, ठीक है, जिसके कारण हम अपने भार का अनुभव कर पाते हैं, यह भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम यानी कि गति का जो तृतीय नियम है न्यूटन का, उस पर आधारित है। ठीक है, देखिए एक और आपका नियम है इसी चैप्टर में, वह है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, न्यूटन के जो द्वितीय और तृतीय नियम है, इन दोनों को सम्मिलित प्रभावों से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। जो आपका सेकेंड लॉ था F बराबर ma, और दूसरा आपका नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इन दोनों नियम के सम्मिलित प्रभावों से हमें क्या होता है? एक संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। वह क्या कहता है कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो है वो क्या होता है? नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यदि किसी कण पर या कण का जो समूह है, ठीक है, उस पर कोई बाह्य बल यानी कि कोई भी फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है तो उसका जो संवेग है आपका, वह आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी जो आपका इसका एक फार्मूला होता है वो आप देख लीजिए, m1v1 बराबर m2v2। ठीक है, ये आपका क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर का। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का ये फार्मूला होता है। ठीक है, जिसे हम आवेग और संवेग में संबंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उससे ये निकलता है। देखिए यहाँ पर आगे इसका डेरिवेशन भी दिया गया है। देखिए इसके संवेग संरक्षण के नियम के कुछ उदाहरण हैं। रॉकेट प्रणोदन, यानी कि रॉकेट को जो उड़ाया जाता है, ठीक है, तो पहली बात तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी लगता है। ठीक है, यदि आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ऑप्शन में नहीं दिया है, वहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम दिया है, तो वह आपका सही माना जाएगा। ठीक है, रॉकेट प्रणोदन यानी कि रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, दोनों ही सिद्धांतों पर यह आधारित होता है। रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो तीव्र गति से गैसीय निकास होता है, जो प्रतिक्रिया के रूप में रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है, दूसरा देखिए कि रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर संवेग परिवर्तन की दर भी नियत रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पर जैसे जैसे रॉकेट उड़ता है उसमें से ईंधन क्या होता है? कम होता जाता है, तो द्रव्यमान भी कम होता जाता है। ठीक है, जिसके कारण संवेग संरक्षण, ठीक है, के नियम के अनुसार जो रॉकेट का वेग है और त्वरण है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, द्रव्यमान और द्रव्यमान में कमी होगी रॉकेट के, ठीक है, और उसके वेग और त्वरण में वृद्धि होगी। ये आपको ध्यान रखना है, रॉकेट प्रणोदन से प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर परीक्षाओं में। देखिए संवेग संरक्षण के कारण जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव जो है वो पीछे की ओर खिसकती है। ठीक है, यह भी एक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
देखिए क्या होता है इसमें, यदि व्यक्ति का द्रव्यमान हम एम मान लेते हैं, ठीक है, और नाव का द्रव्यमान एम बी मान लेते हैं, व्यक्ति का वेग जो है वो वी एम है, ठीक है, जिस वेग से वह कूदता है, तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है, नाव का संवेग जो है वो व्यक्ति के संवेग के बराबर होगा, यानी क्या है, नियत रहेगा संवेग, यह कहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो जाए, ठीक है। तो यानी नाव का संवेग क्या हो गया, संवेग होता है P बराबर एम बी, ठीक है। तो यहाँ m जो है वो क्या है, एम है, और जो v है वो वी वी है, तो एम बी वी वी बराबर एम वी एम, यानी इसे हम इस तरह से भी आपने पढ़ा होगा, M1 B1 बराबर M2 V2, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इस पे आधारित देखिए कुछ प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तोप का द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है, ठीक है। तोप की मदद से 60 किलोग्राम के गोला फेंका जाता है, यह गोला 100 किलोग्राम प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो बताइए कि तोप जो है वो कितने वेग से पीछे हटेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो तोप है उसका वजन कितना दिया गया है, 1200 किलोग्राम, यानी जो आपका M1 है वो कितना दिया गया है, 1200 केजी, ठीक है, 1200 केजी दिया गया है। 60 किलोग्राम का क्या है, गोला फेंका जा रहा है, यानी M2 जो है वो आपका कितना है, 60 केजी है, ठीक है। गोला फेंका जाता है, यह गोला 100 किलोग्राम प्रति वेग से जा रहा है, यह क्या है, गोले का है, गोला हमने M2 माना है, तो गोले का जो वेग है V2 वो कितना है, 100 किलोग्राम प्रति घंटा, ठीक है, ये कितना है, V2 है। और हमें क्या करना है, B1 जो है वो पूछा गया है कि कितने वेग से पीछे हटी होगी, तो यहाँ देखिए जो अभी संवेग संरक्षण का नियम है वह लगाएंगे हम, क्या है, M1 B1 बराबर M2 V2, M1 कितना है, 1200, ठीक है, B1 नहीं पता है, अभी निकालना ही है, M2 है हमारा 60, यही V2 है वो कितना है, 100, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, ठीक है। तो B1 बराबर कितना आ गया, 60/12, ठीक है। तो 12 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 5 जाए, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उस इतनी रफ्तार से जो तोप है वो पीछे की ओर हटेगी, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 किलोग्राम की एक नाव से 800 किलोग्राम का व्यक्ति नदी में छलांग लगाता है, सॉरी 80 किलोग्राम का व्यक्ति नदी में छलांग लगाता है, जिससे नाव जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटती है, तो हमें बताना है कि जो व्यक्ति है वो कितने वेग से नदी में कूदा है। तो यहाँ जो जो आपको वैल्यू दी है सबसे पहले वह वैल्यू लिखनी है। तो M1 हमें दिया गया है, नाव का द्रव्यमान 400 किलोग्राम, M2 हमें दिया गया है, व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम, ठीक है। नाव जो है वो पीछे हट रही है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी नाव हट रही है, तो V1 दिया है हमें 2 मीटर, और V2 हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, M1 B1 बराबर M2 इंटू V2। M1 हमें दिया है कितना, 400, B1 हमें कितना दिया है, 2, M2 दिया है 80, V2 हमसे पूछा है, ठीक है। जीरो से जीरो गया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो व्यक्ति है वह नदी में कूदा है, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि एक गोला जिसका वजन 5 किलोग्राम है 20 मीटर प्रति सेकंड से दूसरे गोला जिसका वजन 10 किलोग्राम है जो रुका हुआ है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ कहा गया है 10 किलोग्राम है दूसरा गोला जो रुका हुआ है, ठीक है, जिससे टकराता है, जिसके बाद दोनों गोले आपस में सट जाते हैं, तो वेग बताओ, ठीक है। देखिए पहला गोला हमें दिया है M1 कितना, 5 किलोग्राम का, ठीक है, और जो आपका V1 है वो कितना दिया गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 20 मीटर। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा गोला जो है वो जिसका वजन कितना है, 10 किलोग्राम, जो रुका हुआ है, जिससे टकराता है, जिसके बाद दोनों गोले आपस में सट जाते हैं। तो यहाँ जो आपका M2 है वो आपका 10 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, रुका हुआ गोला है, साथ में बाद में क्या है, दोनों गोले आपस में सट जाते हैं, तो दोनों गोलों का द्रव्यमान मिल जाएगा, यानी 10 और 5 जुड़ जाएगा, यानी कि 15 किलोग्राम हो जाएगा आपका M2, ठीक है। और V2 हमें क्या करना है, फाइंड ही करना है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, M1 B1 बराबर M2 V2। M1 जो है वो 5 है, ठीक है, B1 कितना है, 20 है, M2 अभी हमने निकाला ही है 15, और V2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो V2 हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे,
तो 5 बन जाएगा, 5 3 जा 15 जाएगा, ठीक है। जिससे हम क्या निकालेंगे, अब V2 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 20/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आ जाएगा आपका V2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका जो अगला भाग है जिसमें आप लोग बल के बारे में, अगला टॉपिक है बल, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।